नमो नमः विद्यार्थिनः, अहम पेमा रामः कृष्णा अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अथ मंगलाचरण। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। भर्तृहरि नीति शतक में लिखते हैं कि सज्जन और दुर्जन की मित्रता कैसी होती है। फिर से सुनते हैं एक बार कि आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। दोस्तों, रीट में जो लैंग्वेज वाला खंड है उसमें एक पद्यांश आता है और ये जो पद्यांश है 2017 की रीट में आया हुआ है। हमने वर्णों का वर्गीकरण, उनका उच्चारण स्थान पढ़ लिया था और आज हम संधि प्रारंभ करने वाले हैं। संधि, विच्छेद और नामकरण, इस तीन प्रकार से प्रश्न रीट के परीक्षा में पूछे जाते हैं। संधि पूछ लेते हैं, उसका विच्छेद पूछ लेते हैं और नाम भी पूछ लेते हैं। तो इन तीनों को हम कैसे करेंगे, ये हमारा फोकस रहेगा। हम इनके परिभाषाओं पे, इनके प्रकारों पे उतना फोकस नहीं करेंगे जितना हम उदाहरणों का और नियम का संक्षिप्त रूप से हम स्मरण करें, ऐसे हम ट्रिक से इसको पढ़ने वाले हैं। क्योंकि रीट में संस्कृत जो है 10वीं के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ी है, इसलिए उन सब विद्यार्थियों का एक इस प्लेटफॉर्म पर मानते हुए हम केवल और केवल हमारा उद्देश्य रहेगा इस कक्षा का कि संधि कैसे करें, विच्छेद कैसे करें और नाम कैसे पहचाने हम संधि का कि ये अमुक संधि है। ये विशेष फोकस रहेगा। तो मैं ज़्यादा वैयाकरणिक चर्चा नहीं करूँगा, सामान्य चर्चा अपन करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आप उन नियमों के आधार पर, उन ट्रिक के आधार पर आप अभ्यास करिएगा और कहीं कोई अड़चन आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम यथासंभव समाधान करेंगे। तो 3 पद है अपने पास में, संधि, फिर विच्छेद और नामकरण। तो संधि को देखते हैं अपन। आइए, सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय करने पर संधि शब्द बनता है जो नित्य पुल्लिंग का होता है। जैसे ही मैं स्लाइड खोलता हूं, नहीं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तीनों को मिलाने पर संधि शब्द बनता है जो पुल्लिंग का शब्द है, जिसका मतलब होता है जोड़ना, योग करना या मिलाना या मेल करना। किसको मिलाना, किसको जोड़ना, तो वर्णों का, ऐसा कहेंगे। 2 पद होते हैं, एक प्लस के पहले वाला जो होता है उसे अपन पूर्व पद कहते हैं और एक जो बाद में होता है उसको अपन पर पद के नाम से ऐसा जानते हैं। तो संधि 2 शब्दों में जब हमें संधि करनी है, ऐसा हालांकि शब्दों में संधि नहीं करते, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 2 पदों को जब मिलाना है तो प्रक्रिया क्या रहेगी उनको मिलाने की। इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण लेंगे, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ले लेंगे। जो भी अपने पास यहाँ पद है उसका अंतिम वर्ण लेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि कर्म धन अध्यक्ष है, इनकी संधि करनी है। 2 पद है, ये पूर्व पद है और ये पर पद है। तो अंतिम वर्ण क्या है इसका? इसका अंतिम वर्ण है म में जो अ है वो वाला, और इधर जो दूसरा जो है पर में, उसका प्रथम वर्ण लेंगे। ये प्रथम, ये पर पद है, इसका प्रथम वर्ण है ए। ये ले लिया, प्रक्रिया जो कह रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेने पर अब इन दोनों में जो विकार होगा वही संधि कहलाता है। इन दोनों को मिलाने से जो विकार होगा वो संधि कहलाती है। अब यहां ये विकार किस किस प्रकार से होता है आइए जानते हैं। आदेश के रूप में भी विकार होता है, यानी इन दोनों को हटा करके नया वर्ण आ जाता है। दोनों को हटा देते हैं अपने स्थान से
और नया वर्ण आ जाता है तो उसे कहते हैं आदेश। इसलिए आदेश को कहा शत्रुवत। ये शत्रु के जैसा होता है, हटा करके आता है। अब किसको हटाता है? कई बार हम देखते हैं कि ये पूर्व वाला जो वर्ण होता है उसको हटा देता है। यानी कौन कौन सी संधि में पूर्व वर्ण हटता है? यण, अयादि और पूर्व रूप। इन 3 संधियां ऐसी है जहां ये जो आदेश होता है वो पूर्व जो पद होता है उसके अंतिम वर्ण को हटा करके आदेश होता है। कि जैसे अपन यण संधि का उदाहरण लेवे तो जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, यदि धन अपि। अब प्रक्रिया हम जानते हैं, इसका अंतिम वर्ण लेंगे और इसका प्रथम वर्ण लेंगे। यहां से लिया ई और यहां से लिया ए। ऐसी स्थिति में यहां आदेश जो होगा, जो विकार होगा, ये विकार जो है ना, ये विकार आदेश प्रकार से भी होता है। तो आदेश में मैं ये कह रहा था कि कई बार इस वर्ण को हटा देता है, कई बार इसको हटा देता है, कई बार दोनों को हटा देता है। तो यहां ये इस वर्ण को हटा देगा और इसके स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आदेश जो है 3 प्रकार का होता है। या तो वो पूर्व वर्ण का वर्ण के स्थान पर होता है, या वो बाद वाले वर्ण के स्थान पर होता है, या फिर वो दोनों को हटा करके एक आदेश हो जाता है। एक आदेश कौन कौन सी संधि में होता है? गुण, वृद्धि और दीर्घ में होता है। आगे जब हम उदाहरण करेंगे ये चीजें समझ में आ जाएगी कि एक आदेश किसे बोलते हैं, अर्थात दोनों वर्णों को हटा करके इन दोनों वर्णों को। तो ये 3 प्रकार से आदेश होता है। एक विकार, दूसरा प्रकार है विकार का आगम। यानी आदेश होता नहीं है, लेकिन जो 2 वर्ण अपन ने निकाले हैं अंतिम और प्रथम, उनके बीच में मित्रवत एक आकर के दूसरा नया वर्ण आ जाता है, जिसे बोलते हैं मित्रवत आगम है। तो वो आगम एक नया वर्ण आकर के दोनों के बीच में सेट हो जाता है। जैसे इस विच्छेद को देखो आप, वी और छेद, ऐसा इसका विग्रह है। लेकिन ये जो च है बीच में आप ये देख रहे हैं, जो ये च, ये आगम है। ठीक है। एक तीसरा विकार का जो प्रकार होता है वो होता है लोप। यानी जो 2 वर्ण अपन ने निकाले बाहर, उनमें से किसी एक का हट जाना, लोप। इस प्रकार से भी विकार होता है। तीसरा विकार इसको माना है, हालांकि इसमें विकार होता नहीं, लेकिन इसको माना है कि संधि संहिता का विषय होते हुए भी वो जस का तस रह जाना, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना। 2 वर्ण अपन ने निकाल लिए लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं होता, वो जस के तस रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को भी अपन यहाँ एक नाम दिया है प्रकृति भाव। यानी जैसे उनकी प्रकृति है वैसा ही उनका भाव, वैसे ही वो रहते हैं, बदलते नहीं। तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन आगे। स्वर संधि को लेते हैं। स्वर संधि में केवल और केवल स्वर होंगे। स्वर संधि का मतलब है स्वर प्लस स्वर। यानी इसमें मैं केवल और केवल स्वरों की बात करूंगा। और स्वरों का वर्गीकरण हम इससे पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो मैं बात करूं सूत्र के अनुसार कि अक है सवर्णे दीर्घ है, तो ये कहता है अक प्रत्याहार बनाना मैंने आपको सिखाया था। आपके पास उस माहिर सूत्र होंगे, उसमें से अक प्रत्याहार आप निकाल लीजिए। अक का मतलब होता है ए, ई, उ, री, और इन चारों का ये सवर्ण आ, ई, उ और री। इनके बाद में जब इनका सवर्ण आ जाए, यानी ए का ये 2 सवर्ण होते हैं, ये दोनों में से कोई भी अगर बाद में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? दीर्घ करते हैं। अक है सवर्ण दीर्घ है, ये बहुत सरल संधि है, सबको आती है। तो बस प्रक्रिया ध्यान में रखना, करना कैसे है। तो अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई। यानी जब ए आ के बाद में ए आ आता है तो उसका आ बनता है, और आ दीर्घ स्वर है, इसलिए इस संधि का नाम हुआ दीर्घ है। यानी जहां जहां भी आ, ई, उ और री, ये 4 जो दीर्घ स्वर है, ये जहां होंगे तो उस संधि का नाम होगा दीर्घ स्वर। ई प्लस ई करेंगे तो ई बनेगा, उ प्लस उ को जोड़ेंगे तो उ बनेगा, री प्लस री या ली, दोनों में से कोई भी आएगा तो री बनेगा। देखते हैं नियमों के एक एक उदाहरण से मैं समझा देता हूं। ए आ प्लस आ, देखो इसमें सुर
तो ये सुर और अरी दो शब्द हैं। पहले जो पूर्व पद है इसका अंतिम वर्ण हम लेंगे तो वो क्या है, रे में स्थित ए, रे का ए। ये जो सुर है, देखिए सुर को हम हलंत करेंगे, इसमें से ए निकालेंगे और अरी का हम ए लेंगे, अरी का ए लेंगे इधर से। अब ये दो वर्ण दोनों में विकार उत्पन्न होगा, पर सन्निकर्ष संहिता का विषय यहाँ है मौजूद, तो इस नियम से क्या करेंगे, ए के बाद में ए आ रहा है, मतलब दोनों का मिलान करेंगे तो दीर्घ बन जाएगा, ए में ए जोड़ेंगे तो आ बनेगा, और आ जब सुर में, ये सुर का सुर आ जाएगा और री का री आ जाएगा यहां, जब सुर में आ जोड़ेंगे तो बनेगा सुरा और री, सुरारी, अर्थात देवताओं का शत्रु सुरारी। आगे रवि धन इंद्र है, देखिए प्लस के पहले ई है और प्लस के बाद में ई है, तो दोनों को अपन जोड़ेंगे, प्लस के पहले ई और प्लस के बाद में ई। ये एक विशेष चीज है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, यहां धोखा नहीं खाना है। या रे में ए तो रे, ए, व और ई, ऐसा करके अंतिम वर्ण कौन सा हुआ, ई, और इधर प्रथम वर्ण कौन सा हुआ, ई। ये जिसको निकालना आ गया, ये जिसको समझ में आ गया कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, ये पहचानना है, और पर पद का प्रथम वर्ण कौन सा है, तो इन दोनों को हमें संधि करनी है, चिपकाना। तो यहां से ई और ई निकाला तो बड़ी हो गई, रवि में बड़ी की मात्रा हो जाएगी और रविंद्र है बनेगा। सिंधु उर्मी, ये ऊ और ये ऊ दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाएगा, शब्द बनेगा सिंधूर्मी, सिंधूर्मी ही, समुद्र की तरंगे। मातृ रिकार है, दोनों री मिलकर के दीर्घ बनेगा और मातृ, ये डबल हो गया, मातृणम, माता का ऋण। सुर इंद्र है। अगला इसका देखिए आप, गुण संधि पे अपन आ गए। ये अपनी संधि है, दीर्घ संधि, आप इसके अभ्यास और भी करिएगा जितना ज्यादा, और इस तरीके से आपको अभ्यास करेंगे तो हाथों हाथ ध्यान में रहती जाएगी संधि। अगली अपन बात करते हैं जब असमान स्वर आ जाता है, यानी ए आ के बाद में ए आ नहीं आकर के ई आ गया, यानी असमान स्वर है। इधर ये आपका ए और आ है और इसके बाद में असमान स्वर है, तब क्या होगा, तो ए आ का उच्चारण स्थान कंठ है, हमें ध्यान है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है और इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो कंठ और तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण इसके स्थान पर हो जाएगा और वो है ए आ के बाद में ऊ आता है जो ओष्ठों से उच्चारित होता है, और कंठ और ओष्ठ दोनों को करेंगे तो हो जाएगा कंठोष्ठ ओ। और आ के बाद में री या री आता है तो री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो कंठ और मूर्धा से उच्चारित होने वाला कोई स्पेशल वर्ण नहीं है, इसलिए हमें एक कंठ का लेना पड़ा और एक मूर्धा का लेना पड़ा। कंठ और मूर्धा का लेकर के हमने बना दिया और बना दिया। ए आ के बाद में लरी आता है तो लरी का उच्चारण स्थान होता है लृतु लसा नाम दंता। तो और कंठ और दांतों से उच्चारित होने वाला कोई वर्ण नहीं है, इसलिए हमने एक कंठ का रखा और एक दांत का रखा, तो शब्द बना अपने पास बना अल। ये चारों जहां बनेंगे उन चारों का नाम गुण है, इसलिए संधि का नाम गुण संधि हो जाएगा। ध्यान में रखिए, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। अंत में एक बार इसका एग्जाय करके भी मैं आपको बता दूंगा। सुर प्लस इंद्र, वही इसका अंतिम लेना है, इसका प्रथम लेना है। तो ए और ई ऐसा निकाला, ए और ई को जोड़ा तो कंठ तालु ए और ई क्या बनेगा, सुरेंद्र है, सुरेंद्र है।
परम उदार है, परम का ए, उदार का उ, ए और उ को जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा और शब्द बना परमोदार है। कृष्ण का ए और रिद्धि का री, ए और री, ए और री को जोड़ेंगे तो ए और री यानी कंठ और मूर्धा तो अर बनेगा। तो कृष्ण, ए इसमें जुड़ गया कृष्ण में, और जो रे आधा हो गया था ये वाला रे, इसको ऊपर री का जो आधा रे बना था उसको ऊपर ले जाएंगे तो शब्द बनेगा कृष्णारधी, कृष्णर कृष्णारधी, कृष्णारधी। तव लृकार है, तव का ए, लृकार का लृ, ए और लृ को जब जोड़ा, ए आ के बाद में लृ आता है तो अल बनता है, तो बनेगा तव, ए इसमें जुड़ गया आधा ल, तवलकार है, तवलकार है शब्द बना। तो ये आपकी एक गुण संधि और दीर्घ संधि, ये स्वरों में दो संधि अपन कर ले हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो अगली संधि आती है अपने पास में कि ई उ ऊ री री और लृ, जो अभी अपन ने पहले पढ़े थे, ए आगे जो बाद में आए थे, अब हमने इनको सबको प्लस के पहले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में असमान स्वर आ जाता है, कोई सा भी असमान स्वर हो, इनके बाद में समान स्वर नहीं आना चाहिए। तो इसका क्या बनेगा, य, व, र और ल, और इन चारों को हम यण पुकारते हैं, यण बोलते हैं, इसलिए संधि का नाम हो गया यण संधि। देखिए प्रतिधन उवाच, प्लस के पहले ई है, ये पहचानना आना चाहिए, ठीक है। और उवाच का उ, तो ई और उ, अब ये वो संधि है जहां केवल और केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर ही आदेश होता है, पूर्वादेश होता है, बाद वाला स्वर में कोई विकार या बदलाव नहीं आता है। तो प्रति में जो ई है उसका क्या करेंगे, ई तालु से उच्चरित होता है, यह यत्ति भी तालु से उच्चरित होता है, इसलिए। और इन चारों को अर्ध स्वर भी बोलते हैं क्योंकि स्वरों के स्थान पर उपयोग लाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो ई का उच्चारण स्थान तालु है और ये यत्ति का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसके स्थान पर ये प्रत्यय, तय में से ई निकाल देंगे, ई का हम कर देंगे य। अब ये आधा है, ये देखो आप हलंत है, तो हलंत में ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो प्रत्युवाच है, प्रत्युवाच शब्द बनेगा। एक बार मैं इसको डिटेल से समझा देता हूं, देखिए इधर ले लेते हैं, प्रति उवाच, प्रति का हमने इसमें से ई निकाल दिया तो ये शेष बचा प्रत और ई, उसके बाद में आ रहा है उ वा च, प्लस के पहले ई आ रहा है तो इसका ये यत्ति बनेगा, असमान स्वर है बाद में, इसलिए इसको ये यत्ति में हम कन्वर्ट करते हैं। और यहां से हमारे पास बचता है प्रत्यय य, और यहां आता है उवाच। तो अब इनको दोनों को संयोग करेंगे दोनों का, तो ये बनेगा प्रत्यय, और ये ऊ की मात्रा इसमें मिलाएगी तो ये भी पूरा हो जाएगा, फिर वाच, प्रत्युवाच। ये ऐसे ही आपका शब्द बनेगा, प्रत्युवाच। आगे देखिए, महती आकांक्षा, ती और आ, यानी सॉरी ई के बाद में आ रहा है, तो हमें प्लस के पहले ई है तो वो यही यत्ति करना है, तो क्या बनेगा महत्य, महत्या, आ की मात्रा जुड़ेगी, महत्याकांक्षा, महत्याकांक्षा, महत्याकांक्षा। सु का उ, इसका उ और ये आ, तो प्रथम जो पद है उसके अंतिम वर्ण में ही यहां विकार आता है, इसलिए ऊ का क्या करेंगे, ऊ आता है तो वह करेंगे, तो स आधा हो गया, ऊ का अपन ने वह कर दिया, वह में फिर आ की मात्रा जोड़ी, स्वा, फिर गतम बचा, स्वागतम। मातृ आज्ञा, मातृ री आता है तो री का रे बनता है, तो ये हमने लिखा मा, ये हमने लिखा तय,
और ये री का रे बनाना है तो हमने ये रे लिखा यहाँ। फिर ये आ की मात्रा जोड़ी, मात्रा ज्या, मात्रा ज्या। लरी आता है तो लरी का ले बनाना है, और ये लरी का हमने बनाया ले में आ स्वर मिलाया ला, और कृति लाकृति ही, यानी नो की आकृति ही। ये दोस्तों अपनी यण संधि है। ये संधि कैसे करते हैं इसकी प्रक्रिया को हमने जाना, और परीक्षा में इसका विच्छेद भी पूछ लेते हैं। तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं कि जहां य, व, रे और ल, य से पहले आधा अक्षर जहां होता है ना, देखो ये से पहले आधा अक्षर, वह से पहले आधा अक्षर और रे से पहले आधा अक्षर जहां होता है तो वह यण संधि होती है। तो अब इनका विच्छेद उल्टी प्रक्रिया में आप समझ लें। नेक्स्ट अपन चलते हैं, चौथी संधि अपने पास में है ए ओ ऐ औ के बाद में कोई भी स्वर हो बोले, क्योंकि इनका समान स्वर नहीं होता है, तो बाद में कोई भी होता है तो ए का अय हो जाता है, ओ का अव, ऐ का आय, औ का आव हो जाता है, और वो असमान स्वर ऐसा का ऐसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। यण और अयादि दोनों संधियों में पूर्व वर्ण के स्थान पर ही विकार आता है, पूर्वादेश ही होता है, ये ध्यान में रखना है। और इन चार आदेशों में सबसे पहले आ रहा है अय, इसलिए हम इसको कहेंगे अय है आदि में जिसके, अयादि। तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, अयादि। अय है आदि में जिसके, अय अव आय एचो य वायवः, ऐसा सूत्र आता है। एचो य वायवः अर्थात ए का अय। अब मित्रों ए का अय ही क्यों हुआ, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि देखिए जो ए है इसके बाद में अगर कोई स्वर आ जाए तो इस ए का अय ही क्यों बना। तो देखिए ये ए जो है हम पहले गुण संधि में पढ़कर क्या है, ये कैसे बनता है, ये बनता है ए में ई मिलाने पर, ए में ई मिलाने पर, यानी यहां ए का मान अपन रख दे कि प्लस के पहले क्या है ए का मान, गणित की जैसे अपन अगर ए का मान रख दे ए और ई, ये प्लस के पहले है, तो अब देखिए आप क्या बनेगा, ई का हम थोड़ी देर पहले पढ़ क्या है, ई का क्या बनता है, ये आदेश होता है, इसका उच्चारण तालु होता है, और इसका उच्चारण कंठ। तो कंठ तालु से कोई उच्चारित होने वाला वर्ण है नहीं, इसलिए हमने दोनों का एक एक वर्ण रख लिया, इसलिए अय आदेश हुआ। ऐसे ही आप इसके जान लीजिए व आदेश क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऊ है। ये आय हो गया क्योंकि इसमें दो ए हो गए तो दीर्घ भी हो गई, इसमें भी दीर्घ हो गई, ये चारों कुल मिलाकर के ऐसे हो गए। उदाहरण की बात अपन करते हैं, ने अनम, प्लस के पहले ए, ये वाला, तो इसका क्या करना है, अय करना, तो मैं करूंगा न और अय, और फिर अनम, ऐसा कैसा आ जाएगा अनम। फिर नेक्स्ट में आगे बात करूं तो न में ए जोड़ूंगा तो ये बनेगा न, फिर ये आधा है, ये में ए जोड़ूंगा तो ये, फिर नम, नयनम शब्द बना। कैसे पहचानेंगे कि इसमें अयादि संधि है, नय 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 अय, इसमें यहां अय की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, नय नय। तो जिन शब्दों में इस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है वो अयादि संधि के उदाहरण होते हैं, तो उनको यहां से विच्छेद करने का प्रयास करना चाहिए, करके देखना चाहिए और उत्तर की मिलान करना चाहिए। भोदन अनम, ओ और अनम, ओ तो ओ का क्या हो जाएगा अव, तो भ में से ओ निकाल दिया और ओ के स्थान पर क्या मान रख दिया, अव रख दिया। फिर आगे वाला शब्द ऐसा कैसा रख दिया, ए न म, फिर सबको मिला दिया तो भवनम शब्द बना, भ फिर व न म, भवनम, भव भव भव, भ का ए और व, भव भव अव
अव की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका मतलब है जब अव को, इसको शब्द को वापस तोड़ेंगे तो अव को किस में कन्वर्ट करेंगे, ओ में कर देंगे। विच्छेद करेंगे तो इनके वापस ये मूल स्वरूप को, अपने मूल स्वरों को प्राप्त हो जाएंगे। गई, इसमें ऐ आ रहा है, ऐ का क्या करेंगे, आय करेंगे, ऐ का आई, ऐ का क्या करेंगे, ऐ का आय करेंगे। तो करेंगे ग में ऐ निकाल करके उसका हमने आय कर दिया, और उसके बाद में अक है, वर्ण संयोजन करा, इनका संयोग करा तो गायक शब्द बना, गायक है, गायक है। इसका जब विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं विच्छेद में। जोड़ना तो थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ ये है, निकाल के प्रक्रिया को फॉलो करते ही शब्द जुड़ जाता है, लेकिन जब इसका विच्छेद करेंगे, इसकी भी मैं चर्चा साथ के साथ करता हूँ। गायक है, अब यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है, एकदम से देखते ही शब्द को तोड़ने में प्रयास नहीं है, अभ्यास नहीं, इसलिए गायक है, गाय, आय, आय, गाय, तो गाय, तो आय की ध्वनि यहां हमें प्रतीत हो रही है, आय। तो यहां आय, अब आय किसका बना, ये रहा आय, तो इसमें से विच्छेद करेंगे तो गाय में से ग को यहां वापस अलग करेंगे, और यहां आय में एक प्रक्रिया बताते हैं, तो आय को निकालते हैं और वापस इस अक को ऐसा रखते हैं। अब इस आय, ये किसके स्थान पर हुआ था, ऐ के स्थान पर हुआ था, तो वापस यहाँ आप ऐ कर दीजिए, ऐ को इसमें वापस जोड़ दीजिए, तो ये सब बनेगा दो मात्रा वाला गई धन अक है। ऐसे संधि विच्छेद भी हमें, विच्छेद भी इस प्रक्रिया से हमें करना है, ध्यान रखना। पाऊ, औ का क्या होता है, औ, देखो पै में औ की मात्रा है और औ का क्या करना, आव करना है, तो पै में से औ की मात्रा हटाई और उसके स्थान पे आव करा, और उसके बाद में अक है, जोड़ेंगे पूरे वर्णों को तो क्या बनेगा, पै में आ, पा व क है, यानी अग्नि, पाव क है, पाव, पाव, आओ। शब्दों का उच्चारण करने पर अगर इस प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती है, अय, अव, आय, आओ, तो समझिए वहां अयादि संधि होने की संभावना है। तो पाव, आओ, आओ। अब कंफ्यूज हम यहां हो जाते हैं, जैसे पावक का संधि विच्छेद करने की बात आ गई परीक्षा में, तो हम कंफ्यूज ये होते हैं कि वहां ऑप्शन रहता है पोधन वक है, पोधन अक है, पावधन क है, और पौधन अक है। मिलता जुलता नजर आता है, जिससे हम क्या करते हैं, संधि को बहुत सरल प्रकरण समझ करके जल्दी से पढ़ देते इसको कि संधि मुझे आती है, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन हम सरसरी नजर से इनको ठीक से देखना भूल जाते हैं। तो पो सब में ऐसा नजर आ रहा है, पो वक है, पो अक है, पाव वक है, और पौधन अक है, तो हम कई बार इस ऑप्शन को भी करके आ जाते हैं। यहां हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि आव की ध्वनि आ रही है, यहां हम समझ नहीं पाते हैं आव की ध्वनि है, और आव और अव यहां हम मात्राओं को ध्यान नहीं दे पाते हैं, गलती से ये कर जाते हैं जबकि ये होना चाहिए था। तो ये ध्यान से करना थोड़ा सा कि अव की ध्वनि है या आव की ध्वनि है। इस प्रकार से इनका विच्छेद भी हमें साथ को साथ समझते जाना है। संधि का नाम का कैसे पता पड़ेगा, तो जहां अय, अव, आय, आव ऐसे आदेश होंगे उनको अयादि कहेंगे, और जहां अय, अव और आय और आव इनको बदलना है, तो ये खुद इनके स्थान पर वापस इनके मूल स्वरपन कर रहे हैं, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। ऐसे हमें ध्यान में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन वृद्धि। वृद्धि कैसे, इनमें पहले से ही एक ए मौजूद है, दोनों सकाल, अब इनमें एक ए आ और जुड़ गया तो वृद्धि हो गई। समझिए कैसे, ए या ऐ कैसे बना, इसकी मैं बात करूं तो जो ए है वो कैसे बना है,
ए धन ई, इनको जोड़ने पर ए बना। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वृद्धि कर देता हूं, एक ए और जोड़ देता हूं, तो इसमें दो ए और एक ई हो गया। तो तीन, जब एक अनार और जुड़ गया तो इसकी वृद्धि हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें औ को समझना चाहिए, इनमें भी एक ए और जुड़ जाता है इसलिए इनकी वृद्धि हो जाती है। तो आई और औ दोनों वृद्धि स्वर है, इसलिए ये जहां होंगे उस संधि का नाम वृद्धि स्वर होगा। वही प्रक्रिया अपनाते हैं कृष्ण और एकत्वम, यहां दोनों वर्णों के स्थान पर विकार उत्पन्न होगा। तो कृष्ण का ए और एकत्वम का ए, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये इसकी वृद्धि हो जाएगी। एक अनार इसमें और जोड़ते इसकी वृद्धि होगी, तो शब्द क्या बनेगा, कृष्ण। इसमें से ए निकाल दिया तो कृष्ण अभी हलन तो हो गया, और वापस जबकि इनकी वृद्धि स्वर जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कृष्णई, दो मात्रा वाला हो जाएगा, ऐ की मात्रा इसमें लग जाएगी, कृष्णई। फिर यहां से कत्वम, कृष्णई कत्वम, यहां दोनों वर्णों के स्थान पर विकार पैदा हुआ है, इसलिए हमने एक यहां से डिलीट करा और एक यहां इसका अंतिम डिलीट कर दिया, दोनों के स्थान पर नया वर्ण हमने बना दिया। गंगा शब्द का अंतिम स्वर आ और ओघ का ओ, इन दोनों को हटाएंगे तो इसमें गंग शब्द बचेगा, गंग। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा, तो गंगौ। फिर इधर घ बचा, गंगौ घ है, यानी गंगा जी का पानी, जल। सदा धन एव, इधर आ और इधर ए, इसमें पहले से ही एक ए मौजूद है, एक और जोड़ेंगे तो इसकी वृद्धि हो जाएगी, ये बनेगा सद। यहां से आ हट जाएगा और ए में आ जुड़ेगा तो ऐ बनेगा, और इसमें दो मात्रा वाला होता है ऐ, और फिर वह सदैव। परम औदार्य है, म का ए और औदार्य का औ, ये पहले से ही वृद्धि को प्राप्त है, तो वृद्धि में और वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए वृद्धि वाला ही रहेगा और ये वाला रूप रह जाएगा। परम धन औदार्य में क्या करेंगे, पर में तो ए निकाल दिया था हमने, लेकिन ये वापस क्या, दोनों को मिला करके हम जब औ बना दिया तो ये औ वापस जोड़ेंगे तो ये बनेगा परमौ। इधर क्या बचा शेष, इधर बचा दार्यम, परमौ दार्यम। इनकी पहचान कैसे करेंगे वृद्धि संधि की, हमें ये तो संधि हमने कर दी, विच्छेद करना होगा। तो ऐ और औ जहां शब्द में नजर आते हैं तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण है, हम वहां से उसको तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं कि जब वहां से अपन विच्छेद करते तो सार्थक और शुद्ध पद निकल करके आने चाहिए, तो इसका मतलब हमारी संधि सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आते हैं छठा जो प्रकार है संधि का, स्वर संधि का, वो क्या है, पदांत ए या ओ। पदांत का मतलब होता है पद के अंत में, पद प्लस अंत पदांत। तो ये पद का अंत होता है प्लस के पहले, अंतिम स्वर तो लेते हैं पद का, तो जहां पद का अंत हो रहा है और उस पद के अंत में ये वाले स्वर हो, ए या ओ, कोई सा भी दोनों में से, उसके बाद में ए आवे, तो क्या विकार होगा इन दोनों स्थानों पे, इन दोनों स्थानों पे क्या विकार होगा। अगर ए है तो ए हो जाएगा, अगर यहां ओ है तो ओ रहेगा, और इस ए का अवग्रह हो जाएगा, यानी दोनों में अलग अलग परिवर्तन हुआ। आइए समझते हैं इसको। यानी जो पहले वाला है इसको हमें कहते हैं पूर्व वर्ण, ये पूर्व है और ये पर है, तो इसमें कौन बचा, पूर्व वाला ऐसे कैसे बच गए, कोई विकार नहीं आया। वैसे तो ए का ए ही रहा, ओ का ओ ही रहा, यानी पहले वाला यानी पूर्व वाला रूप रह गया, इसलिए हम इसको कहेंगे, संधि का नाम कहेंगे पूर्व रूप, पूर्व रूप। पहले वाला रूप रह गया, इसलिए संधि का नाम हो गया पूर्व रूप। देखते हैं, वंदे ये एक पद है, इस पे कह रहा हूं पदांत, और पद का अंतिम स्वर क्या है, पद के अंत में ए, ये रहा ए आना चाहिए। वंदे एक पद है, उत्तम पुरुष एक वचन का, वंदे वंदना करता हूं, वंदे मातरम।
तो इस मातृभूमि की वंदना करता हूं। वंदे उत्तम पुरुष एक वचन का है वह पद है, तो इसमें अंतिम पदांत, पद के अंत में ए या ओ, पद के अंत में ए आ रहा है, तो ये वंदे, वंदे। आगे अहम का ए जो क्या है, ह्रस्व है ह्रस्व है, तो इधर का क्या रहेगा, ए है तो ए ही रहेगा, आगे वाला जो है वो अवग्रह में बदल जाएगा और वंदे हम, पहले वाला रूप रहने से इसका नाम पूर्व रूप रहा, वंदे हम। को अपि, पद के अंत में देखिए को पद है कि नहीं, को पद है किसका, किम शब्द का पुंलिंग में प्रथमा एक वचन रूप बनता है, कै है, और हम आगे जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो वहां एक ऊत्व संधि आएगी, अत्तोरोर प्लुतात प्लुते, तो वहां कह का को बनेगा, तो वो ये पद है को। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ आपने तो पदांत लिखा था, लेकिन ये कौन सा पद हो गया को, संस्कृत में ये पद है, हिंदी में कारक चिन्ह हो सकता है को, लेकिन ये यहाँ पद है। मैंने सिद्ध करके बताया कि किम शब्द जो अपने प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सर्वनाम में, किम, किम का पुंलिंग में प्रथमा एक वचन बनता कै है, किस प्रकार रूप चलते हैं शब्द रूप में इनकी बात करेंगे हम, कै है, कऊ के, कम कऊ, कान केन, काव्यम कई, ऐसे। तो ये को पद के अंत में क्या आ रहा है, ओ, ये रहा, और आगे ह्रस्व ए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पहले वाला रूप रख लेंगे, बाद वाले ए का अवग्रह कर देंगे, कोपी। अब इसको एकदम विपरीत स्थिति कर देते हैं, ए को इधर ले आते हैं, ए और ओ को उधर ले जाते हैं, तो ये ए जो ह्रस्व था अब वो पद के अंत में हो जाएगा, वहां जहां पद के पहले था अब अंत में हो जाएगा, और पद कौन सा, वो उपसर्ग रहना चाहिए, उपसर्गांत। यहां पद के अंत में था, लेकिन यहां ए जो वो किसके अंत में होना चाहिए, वो एक कंडीशन है, एक उपसर्ग अंत, उपसर्गांत ए, इसके बाद में ए या ओ किसका, धातु का होना चाहिए। वो यहां पद था जो कोई सा भी हो सकता था, संज्ञा पद भी हो सकता था, लेकिन यहां वो धातु पद होना चाहिए। आइए समझते हैं इसको। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस ए का लोप हो जाएगा और ए का ए बचेगा और ओ का ओ ही बचेगा, यानी रहना वही है जो यहां इधर रह रहा था, अब ये बाद में आ गया तो रहना यही है, इसलिए संधि का नाम भी बदल जाएगा। यह पूर्व रूप था, यहां पर रूप हो जाएगा। तो समझते हैं उदाहरण से, उपसर्ग है, ठीक है, और इस उपसर्ग के अंत में ए भी है, ए प में ए मिला हुआ है, तो उपसर्गांत ए हो गया। आगे ओषति जो है यहाँ ओ आ रहा है, और ओषति प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जैसे पठति वैसे ओषति, तो ये धातु का है, ए ओ जो धातु का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऊ प, ए का लोप करेंगे, ए को हटा देंगे, फिर क्या बचेंगे, हटा देंगे इधर ओषति का ओ और शक्ति, ऐसा है, मिलाएंगे तो ऊ प ओ, उपो कर देंगे, उपोषति, उपोषति बना, ठीक है। ऐसे ही प्र उपसर्ग होता है अपने यहाँ, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, प्र प्रा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वियांगनी, ऐसे हम पढ़ेंगे आगे। तो ये प्र उपसर्ग है और इसके अंत में ए है, इसलिए उपसर्गांत ए यहां हमें मिल गया। आगे एजते धातु है जिसका ए आदि में हमें मिल गया। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, प्र में जो ए है उसको लोप कर देंगे, ये एक ही मात्रा से जोड़ेंगे और प्रेजते ये रूप बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हल संधि की। तो मित्रों हम एक संधि पढ़ चुके हैं, स्वर संधि। एक बार थोड़ा सा मैं उसका रिवाइज करवा देता हूं स्वर संधि का, कि स्वर संधि यानी स्वर जिसे हम अच्च संधि भी बोलते हैं, केवल और केवल इसमें स्वरों की बात होती है। अब मैं जो रिवाइज कर रहा हूं एक ट्रिक के माध्यम से रिवाइज करता हूं, देखते हैं आप उसका कितना उपयोग कर पाते हैं। तो मैं स्वर लिख देता हूं एक बार सारे, ए और आ, ठीक है। मैं जो सवर्ण होगा उसको ओब्लिक करके लिखूंगा, ई
ई, ऊ, ऊ, री, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। यही होते हैं। अच्छा, मैंने सारे स्वर लिख दिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13 स्वर अपने यहाँ होते हैं। स्वरों का जब अपने वर्गीकरण पढ़ा था तो ये 13 ही स्वर अपने पास में थे। स्वर संधि में इनका ही काम होता है। इनके अलावा जो यण संधि होती है उसमें वो अर्ध स्वर भी आ जाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये स्वर मैंने आपके सामने लिखे, स्वर संधि का रिवाइज कर रहा हूं। ये स्वर मैंने आपके सामने लिख दिए। एक ट्रिक की मेथड है जिसमें आपको सारे नियम एक साथ यहीं ध्यान में आ जाएंगे और आप इसको एक मोटे कार्ड शीट पे इस चार्ट को ऐसे बना करके अपने जो स्टडी रूम है उसमें आप इसको चिपका लीजिए और निकलते बढ़ते सोते उठते खाते पीते इसको नजर पटकिए इस पे। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, यहां प्लस लगा रहा हूं, ये प्लस लगा दिया, कुछ नहीं, मैंने सारे 13 स्वर लिखे और यहां प्लस लगाया और एक प्लस मैं यहां लगा देता हूं लास्ट में और लिख देता हूं असमान स्वर, असमान स्वर। धीरे धीरे मैं इसके अंदर परिवर्तन करता जा रहा हूं, यानी ए आ के बाद मैंने प्लस लगाया और इधर प्लस लगा करके असमान स्वर लिखा। बस ये इतना सा करा, 13 स्वर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, ए आ के बाद में जब ई आएगा तो इस ई का क्या बनेगा, इस ए आ और ई दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, यहां दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा, यहां दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा, यहां दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा, इसका भी आई हो जाएगा और इसका भी आई हो जाएगा और यहां भी इसका औ हो जाएगा, यानी इसमें वृद्धि हो गई। अब इन 4 स्वरों का नाम हम जानते हैं, इन 4 वर्णों को, इनको हम चारों को गुण कहते हैं, इसलिए संधि का नाम हो गया गुण संधि। इन दोनों को हम वृद्धि बोलते हैं, इसलिए इस संधि का नाम हो गया वृद्धि संधि। देखो ये सारणी, ये चार्ट आपके सामने रहेगा तो आपको परीक्षा में कोई नियम याद करने की जरूरत नहीं है। ये सारणी आपके सामने रहेगी, आप उसको ध्यान करिए, चित्र पठन कीजिए उसका। आप विधि होती है एक पढ़ने की, तो आप आंख बंद करके सोचेंगे कि ये मेरे 13 स्वर है और उनके नीचे ये आता है ए आर, दोनों मिलकर के इस प्रकार होता है। तो आपको हल्का सा याद आ गया ना, ए ओ अर अल ए आई, हाँ ठीक है, नीचे गुण और वृद्धि संधि होती है, दोनों संधियां नीचे आ गई। अब इसकी बात खत्म होगी। अब ये प्लस के बाद में आ गए सारे के सारे स्वर। जब मैंने वहां प्लस लगाया तो ये पूर्व वर्ण हो गए सारे के सारे, और उसके बाद में असमान स्वर आए तो क्या करना। असमान स्वर आता है तो असमान स्वर तो ऐसा कैसा ही रहेगा, उसको छेड़ना नहीं है। अब क्या होगा, इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य, व का क्या हो जाएगा ई, ऊ का क्या हो जाएगा व, री का र, लरी का ल। तो ये शब्द बने अपने पास में य र ल व, इनको यण बोलते हैं। ये यण प्रत्याहार में पठित वर्ण है इसलिए इनको यण बोलते हैं। तो मैंने ऊपर लिख दिया य र ल व। ए का हो जाएगा अय, आय, अव और आव। इनका क्रम थोड़ा सा आगे पीछे करा मैंने, ये यहाँ और ये यहाँ, आपको थोड़ी सावधानी रखनी है यहाँ, है। इनमें जब पढ़ते थे अय अव पहले आता है तो इनको बोलते हैं अयादि। तो ये 4 संधियां आपकी इस चार्ट के माध्यम से कंप्लीट हो गई है। यानी आपको इस स्वरों का ध्यान रखना है, कब कौन सा आदेश होगा। 4 हो गए। समान वर्ण आने पर क्या होता है,
समान वर्ण आने पर दीर्घ होता है, और पदांत एंग और ह्रस्व अ और उपसर्गांत ए और एंगादि धातु। बस ये सातों संधियां आपकी रिवाइज हो गई है। देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट व्यंजन संधि की बात अपन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन व्यंजन संधि की बात करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।